जी, अस्सलाम वालेकुम। Today's topic is uh, chapter 14th, exercise 14.3। थॉमस कैलकुलस बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 14.3 और टॉपिक का जो नाम है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो डिस्कस करने से पहले आप लोग इसको देख लें कि जो बेसिकली हम पढ़ना चाह रहे हैं उसमें और जो पहले पढ़ा हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है। जो ऑलरेडी हम डेरिवेटिव्स की कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं वो है कि अगर एक वेरिएबल y सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे, और इस चैप्टर में चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि एक वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, यानी कि x, y या ऑनवर्ड्स ऑन t, s एंड ऑनवर्ड्स जितने भी वेरिएबल्स हों। तो इस केस में हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, and in this case y dependent variable is depending upon only one independent variable. It means कि whatever the change in y is possible is the total change with respect to x. और इस केस में राइट हैंड साइड वाले केस में here z is dependent variable and independent variables are more than one variable. तो इस केस में जो पॉसिबिलिटी चेंज इन z है that depends upon the changing in the independent variables more than one. That's why here directly we cannot find direct derivative of या total derivative of z डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकेंगे। इस केस में हम जो चेंज फाइंड कर सकेंगे z में वो होगा पार्शियल चेंज, यानी कि पार्शियल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x या फिर पार्शियल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y या फिर पार्शियल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू t और पार्शियल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू s। अच्छा, इस केस में अगर सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास अगर z इक्वल हो इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस t प्लस s, तो partial derivative of z with respect to x means keep other all variables as constants. इस तरह यहाँ पर अगर हम एग्जांपल चूज कर लेते हैं कि y इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस केस में जब आप dy और dx फाइंड करेंगे तो रूल्स डेरिवेटिव के वही हैं, यानी कि यहाँ पर x के जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वही पावर रूल 2 इंटू एक्स की पावर 1, और यहाँ पर चूंकि 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। और यही कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर देखें कि विद रिस्पेक्ट टू x मींस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x 2x प्लस now here x into y means here y is constant, so y multiplied with the derivative of x. Again t is also constant variable with respect to x, its derivative is 0, or s is also constant variable constant with respect to x, so here also its derivative is 0। ठीक है जी, तो इस तरह के पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म्स हमने इस एक्सरसाइज में पढ़नी है, और इसके एक्सरसाइज में बस हम ये देखेंगे कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि एक फंक्शन गिवन होगा या एक वेरिएबल की फॉर्म गिवन होगी या हो सकता है कि फंक्शन की फॉर्म गिवन हो, इस तरह कि फंक्शन f इज वेरिएबल ऑफ फंक्शन f इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो इस केस में हमें रिक्वायरमेंट ये होगी कि हम x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करें फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि यहाँ तो फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, यहाँ z की फॉर्म में गिवन होगा, तो एक ही बात है। तो इस केस में हम दोनों वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इस केस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस कीपिंग y एज कांस्टेंट, और इस केस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मींस कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो अब आप एक्सरसाइज पे जब देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेंड करने से पहले कुछ एग्जांपल्स जो सॉल्व हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको पहले थोड़ा देख लें, और फिर बाद में ये मैं डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इसको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। जी बेटा, अब जो डायरेक्टली एग्जांपल्स हैं वो हम देख लें। अच्छा, ये हैं नोटेशंस। ये जो नोटेशंस हैं
इस नोटेशंस को भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। इसमें क्या ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज करें कि z की फॉर्म में वेरिएबल्स गिवन है, यानी कि सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x अगर आपने फाइंड करना है तो इसका शॉर्ट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि z के साथ इस तरह सब्सक्रिप्ट में x लिखना है, या फिर अगर आपके पास फंक्शन f गिवन है x y की फॉर्म में और इसमें जो भी फॉर्म गिवन हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x मींस इसकी शॉर्ट फॉर्म एक ये भी आप लिख सकते हैं कि f विद द सब्सक्रिप्ट x। ठीक है, तो ये नोटेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने में। तो ये नोटेशंस यहाँ मेंशन है। अब आप देखें इसकी जो नेक्स्ट पेज पे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो जो मैथमेटिकल इजी फॉर्म्स हैं वो आप देखें। जैसे ये वाली फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y एट द गिवन पॉइंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये फंक्शन है, और टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x मींस आप इस तरह की नोटेशन यूज करेंगे, और ये f की जगह ये वाला सारा एक्सप्रेशन ब्रैकेट की फॉर्म ब्रैकेट में आप लिखते हैं। हेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस कि x स्क्वायर का सिंपल जो डेरिवेटिव वाला रूल है वो अब अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ 3 भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और y भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप 3 इंटू 1 यानी x का डेरिवेटिव इंटू y ये लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी फॉर्म। अब इस केस में ये जो कांस्टेंट y है ये इंडिपेंडेंट यानी अलोन है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिस तरह 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना x के लिहाज से, इसी तरह इस y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0 आएगा, तो y का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव भी 0, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी। रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइंड द डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट, तो ये तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, और एट द गिवन पॉइंट मींस के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप x की जगह लिखेंगे और इसी तरह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आप y की जगह -5 लिखेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/7। तो सेम वे में सेकंड वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आप वही जो जिस तरह पहले वर्किंग की है उसी तरह वर्किंग करें। पार्शियल f ओवर पार्शियल y मींस partial derivative with respect to y of this whole expression. Now with respect to y means कि keeping x as constant, तो x square का derivative 0, 3 into x, 3 and x are constants, so these constants will be multiplied with the derivative of y, तो 3 into x into 1, और y का derivative with respect to y is 1, 1 का 0, तो ये आ जाएगा 3x plus 1। अगेन यहाँ पर आप पॉइंट पुट करें, x की जगह 4 और y यहाँ मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद होता तो आप इसकी वैल्यू पुट करते थे, तो जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12 प्लस 1 13, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्म है कि y इंटू साइन, और ये जो x इंटू वाई है दिस इज द एंगल ऑफ साइन। ठीक है, बेशक आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें या एज इट इज लिखा रहने दें, लेकिन इसको आपने एंगल की फॉर्म में ट्रीट करना है, x इंटू वाई अलग अलग नहीं है, सिर्फ एंगल की फॉर्म में। अच्छा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिनोमिनेटर यानी कि द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड इज y, और ये जो y है ये इन दोनों फंक्शंस में यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो साइन है इन दोनों में ये y मौजूद है, इसलिए जब आप इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से फाइंड करेंगे तो इस पे जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा डेरिवेटिव वाला वो अप्लाई होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज द फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ y को आप एज इट इज लिखेंगे, तो साइन वाली टर्म का डेरिवेटिव मींस कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, और एंगल को एज इट इज यानी कोसाइन ऑफ x इंटू वाई, और यहाँ एंगल में वेरिएबल्स x और y दोनों मौजूद है और डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं y के लिहाज से, इसलिए इस एंगल का भी डेरिवेटिव y के लिहाज से आपने यहाँ पर लिखना है। ये स्टेप अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो x इंटू वाई, तो ये बेटा ये देखें, इसमें अगर हम x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करें x के लिहाज से या y के लिहाज से, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, यानी x इंटू वाई को डिफरेंशिएट अगर कहा जाए कि आप फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y। अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x इनटू y, तो x यहाँ पर कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1, तो ये आपको आंसर आ जाएगा x। ये बेसिकली कंसेप्ट सेम वही है जो आपने पहले पढ़ा था कि अगर सपोज करें कि आपके पास है फंक्शन f इक्वल्स 2x, अगर आपने f का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या d लिखें या पार्शियल लिखें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 1 लिखते हैं ना आप, तो ये आपको बस आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, इसमें एक चीज जो बार बार हम यूज करते हैं वो आप याद रखिएगा, अगर y डिपेंड करे सिर्फ x पर, तो आप y का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें x के लिहाज से या d फाइंड करें, ये बेसिकली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि y इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड t, इस केस में आप dy अगर आप फाइंड करना चाहते हैं t के लिहाज से और पार्शियल डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं t के लिहाज से, तो ये बराबर, इनको इक्वल नहीं हम कर सकते, ठीक है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो y में जो भी चेंजिंग आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t या टोटल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में ये सेम होगा, तो अक्सर केसेस में अगर वेरिएबल एक सिर्फ एक पे डिपेंड करे तो उसमें बेशक आप पार्शियल लिखेंगे या डी लिखेंगे, उससे कोई गलती नहीं होगी, ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें दोबारा इसमें, यहाँ पर पार्शियल x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x इंटू वाई, तो यहाँ पर x कांस्टेंट है तो x इंटू 1 आएगा, तो खाली इस सारी टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा x, जो कि मल्टीप्लाई होगा y के साथ। अच्छा, इसका खास क्या लिखेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, ये एंगल है, x इंटू वाई इज एंगल, तो जो भी यहाँ पर x वाली टर्म आ रही होगी वो y के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा x इंटू वाई इंटू कोसाइन, और नेक्स्ट जो टर्म है साइन एज इट इज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो बेटा ये इस तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, तो इसी बेस पे एक एग्जांपल और देख लें आप, इसमें फैक्टर वाली फॉर्म है, यानी कि क्वेश्चन वाली फॉर्म, ये फंक्शन है और आप अगेन f ऑफ x मींस के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना चाह रहे हैं, और स्मॉल f ऑफ सबस्क्रिप्ट y मींस के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जी बेटा ये फंक्शंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस के इस होल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक तो आपने जो रूल पढ़ा था क्वेश्चन रूल, सेम वो वाला रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन रूल अगर आप रिमाइंड करें तो मैं आपको यहाँ मैं बता देता हूँ दोबारा फॉर्म लिखकर, कि आपके पास अगर ऊपर फंक्शन हो x का और नीचे भी फंक्शन हो x का, और अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म ही एज इट इज आप ऊपर लिखेंगे, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वो रूल होता है, यानी कि सपोज करें कि आपके पास डी ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है एक ऐसी टर्म का जिसमें ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे कोई वेरिएबल वाली टर्म आ रही हो, कोई वेरिएबल टर्म आ रही हो, या चलें इसको जनरलाइज बाद में करेंगे, तो इस पर इसको डिफरेंशिएट करना है तब भी आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन रूल। लेकिन इसके इस क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं, वो कैसे, x की जो पावर है n, उसको आप ऊपर वाले कांस्टेंट के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर यहाँ पावर अगर 2 है तो आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले कांस्टेंट के साथ, और नीचे एक इंक्रीज करते हैं पावर n+1, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल आप देखें, आसान सी एग्जांपल है, सपोज करें d डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है 4/x2 का, तो बेशक आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें या x वाली टर्म को ऊपर शिफ्ट करके डेरिवेटिव फाइंड कर लें, दोनों केसेस में जो आंसर आएगा वो इस स्टेप से करने से भी आंसर वही आएगा जो आप दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहेंगे, जैसे 4 इंटू -2 और डिवाइडेड बाय x की पावर 3, यानी एक नीचे पावर बढ़ा देनी है और जो नीचे पावर थी उसको माइनस के साथ ऊपर ले देना, तो ये इसका आंसर -8/x की पावर 3। आप ये वाली फॉर्मेशन देख लीजिएगा, ये जो आंसर है ये सेम वैसे ही
दोनों तरीकों से आप जो फाइंड करेंगे ना डेरिवेटिव इस टर्म का, बेशक यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं या ये वाली टर्म अप्लाई करते हैं एक्स की पावर 2 को शिफ्ट करने के बाद, तो आंसर हमेशा यही वाला आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब आप इसमें देखें एग्जांपल में, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये एक्स है नीचे और ऊपर वाई कांस्टेंट है, द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल। अगर जो अभी मैंने आपको रूल बताया उससे करें या क्वोशंट रूल, यानी इस बुक में यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो इस क्वेश्चन रूल से अप्लाई करने के बाद देखिएगा जी वाला आंसर जो है वो सेम वही आएगा। अगर आप इस फॉर्म पे, यानी कि यहाँ पर ये मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, 2y ओवर y प्लस cos x, 2y ओवर y प्लस cos ऑफ x, ये बड़ा इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी मैंने जो रूल बताया है उसके मुताबिक नीचे वाले टर्म सारे की पावर है 1, तो नीचे की पावर इंक्रीज हो जाएगी और 2y इंटू माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, और साथ में इस नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, जैसे a ओवर x की पावर n वाले टर्म का जब डेरिवेटिव मैंने ऊपर लिखा था उसमें होता तो यही है कि a इंटू माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n प्लस 1, और साथ में चूंकि ये वाली टर्म खाली x है और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है 1, तो हम यहाँ 1 नहीं लिखते आमतौर पर, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो कोसाइन ऑफ एक्स है, यानी इस सारी टर्म का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे साथ में डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ -2y ओवर y प्लस कोसाइन ऑफ एक्स होल स्क्वेयर और मल्टीप्लाइड विद 0 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स मैंने तो आपको समझाने के लिए ड्राइव में लिख दी हैं। यहाँ पर आएगा +2y साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस कोसाइन एक्स होल स्क्वेयर। तो ये वाला आंसर और जो बुक में आंसर है वो दोनों सेम है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाला देखें, ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन रूल से अप्लाई करें, या वो जो दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया उसको कहते हैं रेसिप्रोकल रूल। तो क्वेश्चन रूल या रेसिप्रोकल रूल दोनों वे से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल रूल तब अप्लाई करना है जब ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल्स ना हो, यानी ये जो बाहर वेरिएबल x है ना, अगर ऊपर भी होता और नीचे भी होता तो तब हम रेसिप्रोकल रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो रेसिप्रोकल रूल तब अप्लाई करना है कि जिस वक्त बाहर वाला वेरिएबल और ब्रैकेट के अंदर वही वाला वेरिएबल नीचे से बाहर हो, तब आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल अगर वो रूल मुश्किल हो तो आप डायरेक्टली जो आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन रूल वो अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स से ये वाला आंसर, और इसी तरह एफ ऑफ वाई फाइंड करें तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमें मजबूरी है कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में हमें क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर आएगा। तो ये जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी ये हमने कर ली। अच्छा, एग्जांपल नंबर 4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि इसको हम नाम दे रहे हैं इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको जरा गौर से सुनिएगा कि रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और लेकिन यहाँ पर वेरिएबल 3 है, साथ में जब 3 वेरिएबल्स हों और कोई एक डेरिवेटिव रिक्वायर हो तो यहाँ पर मेंशन लाजमी होगा कि विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर देखें इस एक्सप्रेशन के बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि दिस एक्सप्रेशन डिफाइंस z एज अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। इसका मतलब है z जो है दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर आपने ये वाला डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए जब स्टार्टिंग करेंगे तो सारे एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसी सेंस में मैंने किया, यहाँ लिखा हुआ है कि वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें y को आप कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y है ना, इस सारी इक्वेशन में z डिपेंडेंट है। तो दोनों साइड्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एज इट ये आ जाएगी फॉर्म, log ऑफ z की टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा log ऑफ x, और इसी तरह x वाली टर्म एज इट इज इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से, और फिर y वाली टर्म का डेरिवेटिव x के लिहाज से।
यहाँ पर y चूँकि कांस्टेंट है, तो y को बाहर लिखें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। तो y एज़ इट इज़ y लिखेंगे और सिर्फ z का डेरिवेटिव x के लिहाज से यहाँ पर आ जाएगा। और log का डेरिवेटिव होता है ना 1 ओवर, तो ये log ऑफ z का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर z। और फिर ये z और ये x सेम नहीं है, इसलिए z का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिखना ये ज़रूरी है। और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है 1, y जो कि कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0। तो अब पार्शियल z ओवर पार्शियल x इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो y माइनस 1 ओवर z ब्रैकेट में आ जाएगी टर्म। तो ये चूँकि रिक्वायर्ड है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, तो इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये वर्किंग जो है ना, एक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हों और किसी एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जिस के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट मस्ट बी डिफाइंड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में आपने जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस तरह की वर्किंग को हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये बस आप याद रखिएगा, ये आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूज करेंगे। तो बेटा ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, जब यूज होंगे इस तरह की कॉन्सेप्ट्स में दोबारा आपको बता दूंगा नेक्स्ट एग्जांपल्स। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ये कुछ अब्रिविएशंस हैं जो हमने यूज करने हैं, ये रख इम्पोर्टेंट है। जी बेटा, अब इसमें इसको अंडरस्टैंड करिएगा कोर्स है। अब ये दोबारा आ जाए व्हाइट बोर्ड पे। अब हमें रिक्वायर्ड होगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, यानी अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है और कहा जाए कि आप उसके दो डेरिवेटिव फाइंड करें पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करें एंड एफ ऑफ वाई फाइंड करें। पहला डेरिवेटिव तो यूजर पॉसिबल जरूरी है। अगर कहा जाए ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, तो सबसे पहले स्टेप कि आपने फर्स्ट ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लेने। बेशक यहाँ पर 3 वेरिएबल हों 4 हों, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उनके लिहाज से आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एफ ऑफ सॉरी अच्छा अच्छा इसको हम लिखते हैं ना पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो अगर कहा जाए कि इस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का एक को डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का, तो ये इसको हम इस तरह लिखते हैं कर्ली स्क्वायर एफ ऑफ डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये है एफ का सेकंड डेरिवेटिव, ये 2 का मतलब है एफ का सेकंड डेरिवेटिव, और कर्ली एक्स का स्क्वायर का मतलब है एक्स के लिहाज से। ठीक है, यानी ये जो स्क्वायर है ये एक्स के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब हम चूंकि इसको इस सिंबल में भी यूज करते हैं, तो इस सिंबल का मतलब ये है कि इसको हम एफ ऑफ एक्स एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका इसका मतलब ये था कि एफ ऑफ एक्स का एक को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ वाई वाई। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ये तो बेसिक दोनों डेरिवेटिव आपने फाइंड करने ही करने हैं। और बाकी दो डेरिवेटिव जो है वो ये हैं कि आप चूंकि फाइंड करेंगे, चूंकि आपके पास ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स है, अगर आप इसको एक मरतबा डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई के लिहाज से, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, या फिर दूसरी फॉर्म कि एफ ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करें आप एक्स के लिहाज से, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ वाई एक्स। तो जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन की फॉर्म गिवन हो, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वाई के लिहाज से डेरिवेटिव को आपने एक मरतबा एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो, उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है आपके पास, इसको वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। ठीक है जी, तो इसकी जो फॉर्मेशन है बुक में इस तरह की फॉर्म में भी गिवन है कि जैसे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसको हम लिखते हैं ना स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को हम इस तरह लिखते हैं कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई इनटू कर्ली एक्स। अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो, इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, मींस एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी था, उसको वाई के लिहाज से, सॉरी ये मैं चेंज कर दूँ, उसको स्मॉल वाई, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वही जैसे हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यानी कि कर्ली स्क्वायर मींस के एफ का सेकंड डेरिवेटिव, और ये वाली कर्ली वाई अगर पहले आ रहा है, इसका मतलब है ऑलरेडी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जा रहा है।
यानी ये वाली फॉर्म, यानी एफ ऑफ एक्स को y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन का मतलब सेम है। ठीक है जी, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको बता दिया। अब आप इजीली बुक में ये जो वर्डिंग है ये आप समझ सकते हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये देखें नीचे वाली फॉर्म एफ ऑफ वाई एक्स मीन्स के एफ ऑफ वाई पहले था, ऑलरेडी था, और उसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी था, नहीं ये करली एक्स लास्ट में आ रहा है और फर्स्ट में करली वाई है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है वाई के लिहाज से। अच्छा जी, तो ये बाकी डिटेल वही है जो मैंने अभी आपको बताई ना, ये सारी। तो इस तरह ये एग्जांपल आप कर लेंगे तो एक बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो सेकंड ऑर्डर वाले हैं ना वो सारे हो जाएंगे। एक्सरसाइज में इस तरह की स्टेटमेंट है कि एक फंक्शन गिवन है और रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कहा जाएगा कि फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि ऑल मींस की 4 डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी पहला डेरिवेटिव होगा तो आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाई के लिहाज से फाइंड करना है। ठीक है जी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो जो ये वाली टर्म थी इसी को y के लिहाज से करेंगे तो कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ पर ई एक्स कॉन्स्टेंट है तो ई एक्स इंटू वन, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह एफ ऑफ वाई था ऑलरेडी, उसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा, यानी इस टर्म को अपने x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। साइन y कॉन्स्टेंट है तो साइन y इंटू वन, माइनस बाहर है तो ये आपको साइन y आ जाएगा। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स को एक मतलब और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव x के लिहाज से ये आ जाएगी फॉर्म। उसी तरह एफ ऑफ वाई को एक मरतबा और वाई के लिहाज से करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। अब बेटा अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आप आए, एक्सरसाइज है जी 14.3, बुक है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, और इन फर्स्ट 22 क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8 एक जैसे हैं। 6 तक आप एग्जाम्पल्स की, यानी जो पहली 2-3 एग्जाम्पल्स हुई है ना उसकी बेस पे फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन आर लाइक सेम। तो मैंने आपके आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की वर्किंग आपके सामने है ये वाली जी, बड़ा ये है जी 14.3 exercise and question number 8 requirement is to find these two values। तो solution start जब आप करेंगे तो wording लिख लेंगे differentiate partially with respect to x of this equation। तो जब आप ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है दिस इज द एक्सप्रेशन विद द पावर। तो पावर रूल हमने पढ़ा हुआ कि फंक्शन एक्सप्रेशन विद द पावर। तो power rule says that n will be multiplied with the function value in here, and then one power will be decreased. Function power is n minus 1 multiplied with the derivative of the term which is within the brackets। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यूज करते हुए आप इजीली ये वाली वर्किंग कर सकते हैं कि पावर 2/3 पहले लिखेंगे और सारे एक्सप्रेशन की पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मींस के कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। तो एक्स पावर 3 डेरिवेटिव मींस के यूजिंग द सेम रूल एज जनरल रूल एज मींस के जो पावर रूल है 3 into x square, and y is constant with respect to x means its derivative is 0। Now the final step is to simplify, like this 3 will be cancelled out with this 3, and now 2 into x square into this whole bracket term, this is the final answer। In the same way, and same concept use करके you can find the second term, यानी कि second functions derivative with respect to y। So using the same rule except this variable is changed now। ठीक है जी, तो using the power rule now the derivative is with respect to y। So here with respect to y means कि here x is treating as constant variable, constant number। तो ये है जी x3 डेरिवेटिव 0, y/2 डेरिवेटिव 1/2। नाउ 2 will be cancelled out with this 2,
the result will be 1/3 times the bracket term. अच्छा, अब ये question number 12 is a little bit change. That's why अच्छा 7th 8th questions are like same, तो मैंने 8th करवा दिया. 9th 10th question आपको ट्राई करेगा. 11th और 12 में से मैंने 12 क्वेश्चन करवाना होगा. क्वेश्चन नंबर 12 is like functions is in the form of the tan inverse. So functions differentiate with partially with respect to x means that this expression is being differentiated with respect to x, or we know the rule for differentiation of tan inverse term. The tan inverse of x derivative is 1/1 plus x square. And this x is basically uh, must be in tan inverse, यानी कि वेरिएबल अगर x यहाँ पर होगा तो इसका स्क्वायर, और साथ में ये this variable is x and x derivative with respect to x is always 1. That's why we normally don't write any term here. But in this case, instead of x, we are given with the term y over x. So rule is same. Tan inverse derivative is 1/1 plus square of this term y over x multiplied with y over x derivative with respect to x, because here x alone is not given, but the term other than x is also given, and derivative is with respect to x. That's why its derivative also must be written explicitly with this term, and like this. Okay, so this is the derivative, partial derivative with respect to x of y over x. यहाँ पर वही रूल मैंने अप्लाई किया है, रेसिप्रोकल रूल, कि बाहर जिस वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 है, तो -1 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -y डिवाइडेड बाय x की एक पावर इंक्रीज. तो नाउ दिस एक्सप्रेशन व्हेन सिंप्लीफाइड देखें 1/1 प्लस y स्क्वायर ओवर s स्क्वायर मींस के नीचे वाली टर्म का एलसीएम लें, और जब एलसीएम लेंगे तो इस नीचे वाली टर्म का डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा x स्क्वायर में, तो ये x स्क्वायर और नीचे वाला x स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी. ठीक है जी. इसी तरह आप y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी यही रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर बस चेंजिंग ये आएगी कि यहाँ पर रेसिप्रोकल रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y है और y वाली टर्म ऊपर है वेरिएबल, यहाँ x कांस्टेंट है. जिस तरह y/2 का डेरिवेटिव होता है ना 1/2, इसी तरह y/x का डेरिवेटिव होगा 1/x. तो ये 1/x लिख दिया. सेम सिंप्लीफिकेशन के बाद ये x कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपके पास. तो सेम मैनर में आप ये क्वेश्चंस कर बाकी कर सकते हैं. जिसमें e की पावर एक्स वाई इंटू log ऑफ y है, तो जब आप x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखें इस दो टर्म्स में सिर्फ एक टर्म में x आ रहा है, दूसरी टर्म में x नहीं है. so this term can be treated as a constant term, so taking constant term separately outside, so only the derivative of e power xy is required. e की पावर xy का डेरिवेटिव होता है as it is e की पावर xy. now further we have to write the derivative with respect to x of the power term. ठीक है, xy का डेरिवेटिव आपको बताया था मैंने, this is y. so now y multiplied with these two terms gives this final form answer. ठीक है जी. तो इसी तरह आप जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आप जब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के लिहाज से, तो फर्स्ट टर्म e पावर x y में भी y मौजूद है, और दूसरी टर्म log ऑफ y, यानी दोनों टर्म्स में y है. अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे u into v. फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव. तो यहाँ पर e पावर एक्स वाई एज इट इज फर्स्ट आ जाएगी टर्म, log का डेरिवेटिव, फिर log वाली टर्म एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव. तो बाकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा नीचे. ठीक है, तो यही वे में कोसाइन स्क्वायर का डेरिवेटिव भी है सॉल्व. तो यहाँ पर जी बेटा ये है जी क्वेश्चंस 18, बाकी 19, 20, 21, 22 को थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं. जी बेटा अब ये 19th क्वेश्चन में जो ये दो फार्मूलाज हैं इनको और थोड़ा अंडरस्टैंड मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर. तो देखें अब हमारे पास नॉर्मली जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर x की पावर हो n, और या फिर अगर हमारे पास हो n की पावर हो x,
अगर आपने इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये तो बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, तो इसका तो रूल होता है पावर रूल, ठीक है। लेकिन जब इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दिस इज द टर्म लाइक द वेरिएबल टर्म इज इन द पावर और कांस्टेंट टर्म इज इन द बेस, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द पावर रूल। तो यहाँ पर n की पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड विद द नेचुरल लॉग ऑफ n, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो बुक में मैंने n की जगह a चूज कर दिया, तो वो कोई मसला नहीं है। x की पावर a का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो वो मैंने फॉर्मूला लिखा है a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर a की पावर x का डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो इसका फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है वो a की पावर x एज इट इज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ये इसका आंसर, ठीक है। ये दो फार्मूलास लिखे हैं। तो अगर आप इन फार्मूलास में अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी है डेवलप, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 इजीली कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, लॉग बेस बाय ऑफ x, इसके लिए भी आप थोड़े ये देख लें इसकी वर्किंग। एक फार्मूला छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि जब नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग होता है बेस ई, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है जी। लॉग बेस ई ऑफ एक्स डिवाइडेड हो लॉग बेस ई ऑफ वाई, यानी कि अगर इस तरह की फॉर्म हो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ वाई, इसको हम लिख देते हैं इस तरह लॉग बेस वाई ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला है, इसकी मुझे डिटेल तो नहीं मैं करवा रहा आपको, फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए कि लॉग की बेस में भी अननोन वेरिएबल हो और जिसका टर्म का लॉग आप फाइंड कर रहे हैं वो भी अननोन हो, तो आप दोनों को इस क्वोशंट फॉर्म में लिखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना आसान है, लेकिन इस टर्म का डायरेक्टली डेरिवेटिव आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 20 में, वो आपको मैंने बता दिया है, बाकी आप कर लीजिएगा। 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन को जब आप ट्राई करेंगे, मैंने इसकी वर्किंग समझा दी हुई है बुक में, ये नोट्स में, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। दिस राइट हैंड साइड फॉर्म इज नॉट द रिक्वायर्ड फॉर्म फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी कि इस फॉर्म के साथ डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इस फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेम वे में 22 में भी राइट हैंड साइड पे ये जो सीरीज है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये बनती है या अरिथमेटिक सीरीज बनती है, तो आप इसके सम फाइंड करने का फॉर्मूला जब यूज करेंगे उस केस में हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी एक्स और वाई की फॉर्म में, इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ये इंटीग्रेशन है। सपोज जी स्मॉल जी अगर आप लिमिट्स के बगैर चूज करें तो स्मॉल जी ऑफ टी की इंटीग्रेशन से जो भी आंसर आ रहा है उसको हम कैपिटल जी का नाम देते हैं। और ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये फंक्शन टी का है तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आंसर भी टी में आएगा। तो स्मॉल जी की इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आ रहा है अगर आप उसको कैपिटल जी का नाम दें तो ऑब्वियसली इस इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए, यानी कि अगर आप इस कैपिटल जी का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, ये स्मॉल जी ही आंसर आ जाएगा। यानी ये हमने सपोज की वाली फॉर्म स्मॉल जी की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी। अगर ये सपोजिशन ट्रू हम सपोज कर लेते हैं, उस केस में स्मॉल जी विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल जी, यानी जी प्राइम। अच्छा, अब फंक्शन की फॉर्म ये वाली गिवन थी और इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 जो सपोज किया उसको अप्लाई करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि स्मॉल जी की इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसकी उस पर लिमिट्स अप्लाई होंगी, अपर लिमिट वाई और लोअर लिमिट एक्स। तो ये स्मॉल जी की इंटीग्रेशन हमने सपोज कर ली कैपिटल जी, तो इसका आंसर कैपिटल जी मीन्स के विद द लिमिट्स, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और वाई है अपर लिमिट यानी जी ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स माइनस यानी माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगी। अब ये वाली फॉर्म जो है ये है जी प्रॉपर एक्स और वाई की फॉर्म है। तो अगर आप इसको अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर जी ऑफ वाई जीरो, यानी ये वाई वाली टर्म है ना, तो इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो आपके पास सिर्फ आ जाएगी टर्म एक्स वाली जी प्राइम ऑफ एक्स।
अब जी प्राइम हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है, यानी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 की ही डेरिवेशन। जी प्राइम का मतलब है स्मॉल जी। अगर यहाँ टी है तो यहाँ टी आ जाएगा, तो जी प्राइम को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जी में, स्मॉल जी में। तो ये है जी, कैपिटल जी की जगह हम स्मॉल जी यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब बेहतर है कि इक्वेशन नंबर 1 ऊपर थी, इसको आप नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट। अच्छा, मेनली रिक्वायरमेंट ये होती है कि फंक्शन की फॉर्म जिस वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, यानी फंक्शन में जी स्मॉल जी यूज हो रहा है ना, तो आंसर में भी स्मॉल जी आना चाहिए। कैपिटल जी तो हमने सपोज किया ना, तो आंसर कैपिटल जी में नहीं आना चाहिए, आंसर आना चाहिए उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इसलिए इक्वेशन जो कैपिटल जी प्राइम का जो आंसर आया था उसको हमने दोबारा स्मॉल जी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये है जी रिक्वायर्ड आंसर। इसी वे से आप कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 22, ये सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को थोड़ा सेपरेट करें, पहले आप n की जगह 0 पुट करते हैं और समेशन की वजह से यहाँ सम, फिर n की जगह 1 पुट करें, समेशन की वजह से अगेन सम, और फिर n की जगह 2, क्योंकि n की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो पहली टर्म की पावर 0 होने का मतलब है इसका आंसर 1, और एक्स वाई की पावर 1 मीन्स एज इट इज एक्स वाई। फिर अच्छा, ये टर्म आ रही हैं सीरीज की, इसको स्प्लिट करने से। अगर आप देखें तो ये बेसिकली है ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपने पढ़ी हुई ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये राइट हैंड साइड पे, यहाँ राइट हैंड साइड पे आपके पास कोई और टर्म फाइनल नहीं गिवन, इसका मतलब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करें, या थर्ड को सेकंड में डिवाइड करें, या फोर्थ को थर्ड में डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। इसलिए हम इसको नाम देंगे दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1, यानी इसको हम ए का नाम देंगे, और जो कॉमन रेशो है यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय 2 करके बेशक देख लें, इसका आंसर हमेशा आएगा एक्स वाई। इसको हम नाम देते हैं कॉमन रेशो, और इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। तो जब ज्योमेट्रिक सीरीज आती है तो उसका सम फाइंड करने का ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ये वाला फार्मूला तब अप्लाई होता है जब ये जो आर है इसका मॉडुलस लेस देन 1 हो, तो वो वैल्यू गिवन थी। आर हमने एक्स इंटू वाई चूज किया ना, एक्स इंटू वाई की वैल्यू गिवन थी, इसका मॉडुलस गिवन है इज लेस देन 1। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इस सारी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉमन रेशियो के साथ। तो यही काम है, यानी फंक्शन की जो राइट हैंड साइड थी वो इसके इक्वल आ गई, ए इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू एक्स वाई। अब ये है फाइनल फॉर्म फंक्शन की। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बाकी वर्किंग वही है, वो आपको खुद इजीली फाइंड कर सकता है। जी बेटा, 23 से 34 क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आप देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक फर्स्ट 22 थे, बाकी देखें 23 से 34 सिर्फ इनमें एक वेरिएबल इजाफी है। इसमें आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, यानी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करें पार्शली, फिर वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, फिर जेड के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। 34 तक आप इजीली इनको कर सकते हैं, ये आपको ट्राई करेगा। आसान से हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन में करवाया होगा आपको, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह 35 से 40 क्वेश्चंस में अब वेरिएबल्स की फॉर्मेशन चेंज है, यानी टी है, अल्फा है। रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 देख लें, या 39, W is function of capital P, capital V, sigma, small v, g। तो आपने W को डेरिवेटिव P के लिहाज से फाइंड करना है, W को डेरिवेटिव V के लिहाज से फाइंड करना है, W को डेरिवेटिव सिग्मा के लिहाज से फाइंड करना है। यानी जब P के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो P के अलावा कैपिटल V, सिग्मा, स्मॉल v, g सारे कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। अगर आप कैपिटल V के साथ करेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास कैपिटल V जो है वो भी कांस्टेंट है, बाकी टर्म्स भी कांस्टेंट है। इसी तरह ये सारे टर्म्स, तो ये इजीली आप कर सकते हैं, इनकी वर्किंग मैंने शायद की होगी। जी बेटा, 23 से 34 तक जो क्वेश्चन है उनमें से भी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया था 28, सीकेंट सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया कि सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, तो ये जो एक्स है ये ब्रैकेट में एज इट इज आएगा, और इसी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के टर्म, ये थोड़ा सॉल्व है, आप ये देख लीजिएगा खुद से। बाकी ये जो 35 से 40 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली किया हुआ सॉल्व, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हाँ 39, W का डेरिवेटिव आपने सारे वेरिएबल के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले
डिफरेंशिएट इक्वेशन दिस इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v p, तो p मींस के p का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर p वाली टर्म मौजूद नहीं है इसलिए सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। एक तो ये आ गया डेरिवेटिव। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव था, वेरिएबल था v। जब आप v की लिहाज से करेंगे तो v का डेरिवेटिव 1 p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी v है, इस v के अलावा बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं, इन सबको बाहर शिफ्ट कर देंगे और v का डेरिवेटिव 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी कंसेप्ट में ना ये सारे डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो बेटा ये आप देख लीजिएगा और प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस हम कर लेंगे। अब 41 से अभी मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। 41 से 46 तक इन सारे फंक्शंस के सेकंड ऑर्डर फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑल का मतलब है 4 डेरिवेटिव, जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में डिस्कस कर रहा था। जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ 46। तो बड़ा ये जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये वर्किंग वही है जो अभी एग्जांपल 12 क्वेश्चन नंबर 12 में की थी ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ s है, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के लिहाज से, तो इसको हम डिनोट करेंगे s ऑफ x सबस्क्रिप्ट में, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाली वर्किंग अभी मैंने आपको बता दी थी। स्मॉल s ऑफ x को फाइंड तो आप इजीली कर सकते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसी एक्सरसाइज का मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वही तरीके से है। इसी तरह y के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, एस वाई की वैल्यू भी आपके पास इस तरह वही वर्किंग से दिया हुआ आ जाएगी। अब आपने एस ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, यानी एस ऑफ एक्स को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, यानी एस ऑफ एक्स को वाई के लिहाज से। एस ऑफ एक्स की जो वैल्यू फाइंड की थी ना ऊपर, वो यहाँ लिखें, इसको वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें। तो ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, तो इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, वर्किंग आप जानते हैं बाकी। इसी तरह एस वाई एक्स फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है एस वाई को डिफरेंशिएट करें एक्स के लिहाज से, यानी एस वाई की वैल्यू जो है वो लिखें दरम्यान में, इसको एक्स के लिहाज से। ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो ये है जी ये सेकंड। अच्छा, इसमें मैं एक दो डेरिवेटिव फाइंड करना शायद भूल गया हूँ, आपको एग्जांपल में बता दिया था मैंने। 4 डेरिवेटिव में बेसिकली फाइंड करना है। तो मैंने ये अभी आपको वाइट बोर्ड में बताया था, एग्जांपल भी मैंने बता दी थी। स्मॉल एस फंक्शन गिवन है एक्स वाई की फॉर्म में, तो आपने जो एस एक्स तो फाइंड करना है और एस वाई भी फाइंड करना है, ये तो बेसिक है। तो बाकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके बाद फाइंड करना है, वो तो अभी मैंने बताया था। एक तो ये है कि एस ऑफ एक्स को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, या एस ऑफ वाई को एक्स के लिहाज से। फिर दूसरा एस ऑफ एक्स एक्स और एस ऑफ वाई वाई, ये भी आपने फाइंड करना है। ये 4 ये वाले डेरिवेटिव है। जब भी कहा होगा ना फाइंड ऑल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 4 एस ऑफ एक्स वाई, यानी ये तो आपने फाइंड करने हैं। एस ऑफ एक्स वाई, एस ऑफ वाई एक्स, एस ऑफ एक्स एक्स और एस ऑफ वाई वाई। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बेसिकली आप पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अगेन ऑफ एस ऑफ एक्स का। ठीक है, ये इजीली आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो हैं जी 46 के बाद 50 तक आई थिंक टोटल क्वेश्चंस हमने करने हैं। बाकी ये 4 क्वेश्चंस हैं 47 से 50, टोटल इस एक्सरसाइज के 50 क्वेश्चंस हैं जी। बेटा इसमें ये वेरिफिकेशन है, जैसे बुक में देख लीजिएगा, जो नोट्स हमें मैंने करवाई है ना वर्किंग, वो आप देख लें। इसमें वेरीफाई करना है जी बेटा, वेरीफाई यानी ये W की फॉर्म गिवन है, आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और बस चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, किसी भी फंक्शन के लिए। ये याद रखिएगा, यहाँ इस एग्जांपल में भी जब आप करेंगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर आएंगी। ये एस वाई एक्स या एस एक्स वाई, ये हमेशा बराबर आती है। तो इसलिए ये 4 जो आखिरी क्वेश्चन हैं 4, इसमें भी यही रिक्वायरमेंट है कि वेरीफाई करें कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। यानी कि W की फॉर्म गिवन है, आपने पहले डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है, फिर इसको वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देना है। इसी तरह डब्ल्यू वाई फाइंड करने के बाद उसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। बाकी कोई नहीं फाइंड करना, यानी यहाँ पर डब्ल्यू एक्स एक्स नहीं फाइंड करने की जरूरत, डब्ल्यू वाई वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 2 वैल्यूज फाइंड करनी है और ये चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, बस ये वेरीफाई करना है। तो ये है जी इसकी वर्किंग, ये मैंने किया हुआ है। डब्ल्यू को डिफरेंशिएट किया एक्स के लिहाज से,
तो जो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव था उसको फिर दोबारा डब्ल्यू को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई फाइंड करना तो जरूरी है ना। उसके बाद डब्ल्यू एक्स को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करने के बाद डब्ल्यू एक्स वाई फाइंड करने किया हमने। इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमें वेरीफाई करनी है कि क्या डब्ल्यू वाई एक्स के बराबर है कि नहीं। यानी ये वैल्यू आ गई 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। फिर डब्ल्यू वाई एक्स फाइंड करें, इसकी वैल्यू देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ गई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इट इज वेरीफाइड। तो बेटा ये है जी एक्सरसाइज, और इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस टोटल 50 क्वेश्चंस आपने डन करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा 14.4 एक्सरसाइज के लिए। तो आप लोग लाजमी इसको अंडरस्टैंड करें, और जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।